बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक किस्म की स्टोरी है। वकला खड़े हो गए हैं चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़। उसकी वजह क्या है? सिंध हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर हैं जनाब, उनको लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं इस पर क्या कहूँ। अब उनसे पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब, उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं जनाब जस्टिस इरफान सादत खान साहब, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं जनाब जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब, फिर चौथे नंबर पे हैं जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, और फिर उसके बाद जस्टिस 5वें नंबर पर हैं मोहम्मद अली मजहर साहब। अब मोहम्मद अली मजहर साहब को 5वें नंबर वाले को लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 2 आसामियाँ खाली हुई, जजेस की तादाद कम हो गई, 17 से 15 हो गई। जनाब जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हुए और जस्टिस फैसल अरब साहब रिटायर हुए। अब एक तो उस पर गौर हो रहा है, जो हुआ भी है। कल हड़ताल थी 13 जुलाई को, और उसी वक्त थी हड़ताल के जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था इसी मामले पर गौर करने के लिए और यही फैसला करने के लिए कि जनाब हमने जो है ना अब चौथे नंबर पर 4 पहलों को सुपरसीड करके 5वें नंबर वाले जज को आप ले आएँ। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि अगर उस इदारे के अंदर इंसाफ नहीं होगा मुबैना तौर पे, तो फिर बागियों नज़र में मैं कैसे समझूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। ये एक बात है ना, ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब बहुत सारे लोगों से हमने भी बात की, वो कहते हैं नकवी साहब आपको नहीं पता कि भाई ये बहुत कुछ कुव्वतों के मंजूर नज़र मुबैना तौर पे मैं कहूँगा, मैं चलें उनकी बात मैं कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बागियों नज़र में, वो कहते हैं कि कुछ फोर्सेस की कंट्रोल टावर के बागियों नज़र में जो मंजूर नज़र जजेस हैं वो उनको लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई बैलेंस बराबर हो। और ख़ास तौर पर जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के फैसले के बाद तो कंट्रोल टावर हिल सा गया है। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, ये तो 6 जजेस यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना मैं समझता हूँ कि खुशी भी हो रही है और फ़ख्र भी हो रहा है कि कितना किन किन को सुपरसीड किया जा रहा है और किन किन को सुपरसीड करना पड़ रहा है। इसका मतलब है उनकी इंटेग्रिटी देखें ना, वो ना बिकने वाले ना झुकने वाले ना कुछ। तो बहुत जो है ना इस तरीके से मुबैना तौर पर उस बंदे की तलाश होती है, और ये को पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये सबसे पहले कारनामा अंजाम दिया था जनाब मफरूर डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ साहब ने, कि जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के 13वें नंबर वाले जज को फ़कीर हुसैन खोखर साहब को उठा के सुप्रीम कोर्ट लाए थे, क्योंकि वो कंट्रोल टावर के गुड बुक्स में थे, वो उनके मंजूर नज़र थे। इसी तरह से आपको मालूम है कि जनाब जस्टिस अल्लाह बख्शे वकार सेठ साहब, वो भी इसी तरीके से जो है ना उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि नहीं सुनी गई वो पिटीशन। और उनके वकील थे हामिद खान साहब, वो कहते कि 6 माह तक वो मुकदमा नहीं लग सका सुप्रीम कोर्ट में। आखिर वो पुरअसरार तौर पे उनकी मौत हो गई और वो जनाब अल्लाह को प्यारे हो गए। आज तक वही उनकी मौत जो है ना हज़म नहीं हो रही। बाकी कुछ लोगों के साथ भी, जैसे खादिम हुसैन रिजवी साहब की भी, जैसे जज अरशद मलिक साहब की भी। क्योंकि बात ये होती है ना कि एक कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके डार्ट्स मिलाए जाते हैं। अब रिजवी साहब यहाँ आए धरना लेके, और उन्होंने उसी धरने में जना उनके क्लिप्स मौजूद हैं, उसी धरने में ऐलान किया कि अगले जुमे को बताऊंगा कि पिछली दफ़ा मुझे धरने का किसने कहा था आने को। अगला जुमा नहीं आया हो, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसमें मशकूक चीज़ें बहुत सारी, फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि बहुत सारे हवालों से जो है ना उनको हज़म नहीं होती। इसी तरह से वकार सेठ साहब का मामला आपके सामने है, तो वो बड़ा ही पुरअसरार तरीके से और किसी को पता ही नहीं चला और इस तरीके से चले गए। और खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनकी एक पिटीशन भी थी जो कि नहीं सुनी गई, और फिर वो वही उसी तरीके से दाखिल दफ्तर हो गई। वो ज़ाहिर है उनकी मौत के बाद तो उसी तरीके से पुरानी फाइलों में दब गई। तो बात यह है कि अच्छा इसके अलावा फिर जो है ना आप देखें, फिर उसके मुशर्रफ साहब ने इब्तदा की, फिर ये सिलसिला भी जारी रहा माशाअल्लाह, ठीक है ना। और ये सिलसिला फिर आके बाबे रहमते ने भी उसी तरीके से रखा, और बाबे रहमते के अलावा जो है ना वो भी उन्होंने अपना खोसा साहब ने भी उसी तरह से रखा, आसिफ सईद खोसा साहब ने,
उन्होंने भी इसी सिलसिले को जारी रखा। इससे मुशर्रफ साहब खुद इफ्तिखार चौधरी साहब जो बहाल हुए थे इतनी की तगोदह के बाद, उन्होंने भी एक डंडी मारी थी, आपको याद है, वो भी बड़े एक टेक्निकल तरीके से, कि उस वक़्त ख्वाजा शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो जनाब उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने जो मेरिट का असूल है तो इस तरीके से, और अल जिहाद केस का, ठीक है ना, अल जिहाद केस का आज भी वकला हवाला दे रहे हैं कि जो सीनियरिटी है उसका उसी तरीके। अच्छा, हमने इस चीज़ को सराहा कि भाई जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक प्रिंसिपल तय कर दिया कि जी जो भी सीनियर होता है भले वो 2 महीने के लिए भी चीफ जस्टिस बने तो वो ही बनेगा, फिर उसके बाद जो सीनियर है वो अगला बनेगा, उसके बाद जो सीनियर भले वो 2 महीने के लिए क्या 4 दिनों के लिए बने, तो ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। भाई सीनियर मोस्ट जो है, जो इस हद तक बन चुका है, आ चुका है सीनियर मोस्ट, तो क्या वो चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है? उसी तरीके, तो उसी उसूल को, उसी प्रिंसिपल का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए ना, उसी प्रिंसिपल को नीचे तक जाना चाहिए ना, उसी असूली प्रिंसिपल को और उसूली असूल को और रूल को नीचे तक भी उसके असरात उसी तरह से दिखने चाहिए ना। इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या किया था जनाब, पीपल्स पार्टी ने एलिवेट करके वहाँ ख्वाजा शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट लाए, और जनाब ख्वाजा शरीफ साहब वहाँ बैठना चाहते थे, किसको नहीं मालूम, वो चौधरी इफ्तिखार साहब के मंजूर नज़र थे और वहाँ पे वो बैठना चाहते थे, और जनाब उन्होंने फिर उसके बाद उनको वहीं पे रखा, वन एंड द ओनली जनाब साकिब निसार साहब को, अल मारूफ बाबा रहमता को उठा के वो इधर लाए। और मैं समझता हूँ यही वो लम्हा था कि जहाँ से पाकिस्तान की, अल्लाह माफ़ करे, बस मुबैना तबाही का सफ़र भी शुरू हुआ। तो बाबा रहमते ने भी फिर उसके बाद क्या क्या गुल खिलाए। अब मैंने कुछ लोगों से बात की तो कहते हैं नकवी साहब ये जो फैसला आया, ये काजी फायजीसा साहब वाला, इन्होंने बहुत सारे को हिला के रख दिया। अब किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो बैलेंस ठीक करना है मुबैना तौर पे, और बैलेंस कैसे ठीक करना है, उनके बकौल, मैं कह रहा हूं उनकी, जिनसे मेरी बात हुई है ज़राए से, और वो उनके बकौल वो कह रहे हैं कि वो बैलेंस इस तरीके से ठीक करना है कि जो जजेस अपना मंजूर नज़र हैं कंट्रोल टावर के मुबैना तौर पर, बादी उन नज़र में, उनको मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, उस बैलेंस को बराबर करने के लिए कि किसी तरीके से। और हो सकता है कि कोई किसी की जो ख्वाहिशें तड़प रही हैं वो भी उनकी वो ख्वाहिश भी तड़प रही हो कि जी जस्टिस काजी फायजीसा साहब के अगेंस्ट अगर एक और जो फ़रोग नसीम साहब की अपील है, असल में तो आपको पता है फ़रोग नसीम के पीछे कौन कौन छुपा हुआ है, उनको से वो अपील है जो एक और अपील जो खैर से आधा दर्जन के करीब जी वज़ीर आज़म साहब ने भी और जनाब प्रेसिडेंट साहब ने भी और फ़रोग नसीम ने भी और पता नहीं क्या क्या FBR ने भी और पता नहीं किस ने वो एक और अपील जो है ना, वही बात है, एक और अपील का सामना था मुनीर मुझको, पता नहीं क्या ये इस हवाले से। खैर, तो उसमें जो है ना वो कहते हैं कि अगर ये जो ख्वाहिशें तड़प रही हैं इस तरह की, तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अगेन वही मालशिया पालशिया सोशल मीडिया पर भी लोगों को और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और डिजिटल मीडिया पर भी मालशिया पालशिया लोगों को फिर से जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ एक्टिव कर दिया गया है, और फिर से उन्होंने जनाब वही वीलॉग और वही वीडियोज़ और वही सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। ये एक प्लांटेड मुबैना तौर पे प्लांटेड एजेंडा के तहत होता है, प्लांटेड एजेंडा प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब अगर वो जो ख्वाहिशें तड़प रही हैं ना सीनों में, वो जो इस तरीके से बेचैन कर रही हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि काजी फायजीसा 2023 में चीफ जस्टिस न बन जाए। उस चीफ जस्टिस बनने से बहुत सारों को अपनी सियासी, अपनी गैर सियासी, अपनी वो मौत नज़र आ रही है, ठीक हो गया ना, इसी तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से ना बने, अगर ये अपील कहीं को मंजूर हो जाती है और फिर से कोई बेंच बन जाता है तो उस बेंच का कोई ऐसा बैलेंस बनाया जाए। अब आप समझ तो गए होंगे, इससे आगे मुझसे ना कहलवाएं, ठीक हो गया ना। तो बात ये है कि ये एक बड़ा एक सितम ज़रीफ़ी है। मैं समझता हूं कि हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए। सीनियरिटी का प्रिंसिपल जहां पर भी वायलेट हो, अब एक्सटेंशन के मैंने मुतादिद कंट्रोल टावर के बहुत सारे बड़ों से बात की जो कि रिटायर्ड हैं, जर्नल हैं, उनमें से यकीन कीजिए मुझे एक ने भी नहीं कहा कि कंट्रोल टावर के अंदर, पाक फौज के अंदर जो कि एक्सटेंशन के फार्मूले को या एक्सटेंशन के प्रिंसिपल को कोई सराहता हो।
तो ये एक अच्छी बात है ना। तो फिर उसके बावजूद भी अगर हो जाना तो फिर इसका मतलब इसी तरीके से अगर कहीं पर भी कोई सुपरसीड होता है, कहीं पर भी कोई जो है ना किसी का हक मारा जाता है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। चाहे वो कोई कंट्रोल टावर हो, उसका इदारा हो इस्टेब्लिशमेंट का, चाहे कोई जुडिशरी हो, चाहे कोई कहीं और हो, तो जहाँ पे जिसका जो हक बनता है उसको वो हक मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे इंसाफ का इदारा, और इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा। इसी वजह से पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल हड़ताल की थी, उन्होंने भरपूर हड़ताल भी की, उन्होंने इस चीज़ की सब ने मजम्मत भी की और सारों ने आवाज़ भी बुलंद की। यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन करें, मैंने आपने भी देखा होगा, एक चीज़ को स्टडी किया, ख़ास तौर पे गुज़श्ता तकरीबन को 15-20 सालों से जिस तरीके से बार उठ के खड़ी हो जाती हैं ना, मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे वकला के बहुत सारी चीज़ों से, जिस तरह से वो एडजमेंट लेते हैं, केसों का इल्तवा कराते हैं, बहुत सारी इन चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना कि यकीन करें कि वो अपने बहुत सारे गुनाहों को जैसे इजाला कर देते हैं ना उनके, कि जब वो आमिर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, जब इसी तरीके से ये जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब को इंसाफ मिलना, मैं समझता हूँ ये तो बादियों नज़र में जो इंसाफ उनको मिला है, ये बादियों नज़र में यही बार की काविशें हैं। ठीक हो गया ना। हमारा एक अलमिया बन गया है कि जब तक कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ ना आए, उछले नहीं, कोई वायरल ना हो वीडियो, तब तक पुलिस में कोई FIR नहीं होती, तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। जब तक उसके अगेंस्ट कोई ऐसी मूवमेंट ना पैदा हो जाए एक हाई प्रोफाइल केस में, तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये एक रविश बड़ी, मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल मजम्मत रविश भी है और अफसोसनाक रविश भी है। मेरा वकला से 1000 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं यकीन करें कि वकला को सलाम पेश करता हूं कि जो झुके नहीं, जो बिके नहीं, जिनको फरोग नसीम जैसा बंदा उनको दबाव में लाता रहा, उनको कहता रहा, लालच देता रहा, उनके फंड्स बंद करने की धमकी देता रहा, उन्होंने कहा जी अपने पास रखो अपने फंड्स। वो कादी फ़ायज़ ईसा साहब के अगेंस्ट ना तो बिके हैं और ना ही झुके हैं, और उनके खिलाफ कोई करारदाद किसी बड़ी बार ने उनको घास नहीं डाली। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आज भी अगर उन जजेस के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर बार आवाज़ उठा रही है और वो अपना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ साथ बाकी भी 3 जजेस यानी 4 जजेस और 5वें, तो वो को 5वें नंबर वाले जज के खिलाफ नहीं है, वो को उनके दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मेरिट का प्रिंसिपल खुद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसी को मुबैना तौर पे बादियों नजर में अदालत उज़्मा रोंदे नहीं, बस ये सूरत हाल है। उसको जुडिशल काउंसिल रोंदे नहीं, उसको इस तरीके से वही वाले जजेस चीफ जस्टिस साहब रोंदे नहीं मुबैना तौर पे। तो इंसाफ का जो इदारा है और सबसे बड़ा इदारा है, अगर वो अपने अंदर उनका इंसाफ होता, कहते हैं ना इंसाफ नजर आना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। जो जस्टिस है ना ये नजर आना चाहिए होता हुआ, सिर्फ इंसाफ होना जरूरी नहीं है, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो जब आप 4 जजेस का हक मार के 5वें नंबर वाले को लाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली वो मुशर्रफ साहब के में और आप में, मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा, माज़रत के साथ, बादियों नज़र में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये बहुत ही अफसोसनाक है। फिर बाहर की दुनिया हमें देखती है, फिर यहाँ पर भी जब वो NGOs देखती हैं, फिर यहाँ पर भी जो मतलब बाहर की लॉ की बॉडीज़ देखती हैं, हमें लीगल फ्रेटर्निटी हमें देखती है, बहुत सारी और जो ह्यूमन राइट्स के इदारे देखते हैं। अब नेक्स्ट वो इसी तरह से ऑब्जेक्शन उठाएंगे ह्यूमन राइट्स वाले, ह्यूमन राइट्स वॉच वाले, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले वगैरह वगैरह, ये वाले इस तरह के मुख्तलिफ लोग। तो फिर हम कहेंगे देखो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई है, ठीक हो गया ना। फिर आके बैठेंगे मालशिया पालशिया, वो कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ठीक हो गया ना। यही तो दुश्मनी है, ये इंटरनेशनल चाल है। ये नहीं होगा कि अपने गिरबान में नहीं झांकेगा कोई हम में से, कि हम में से वो ये तकलीफ ही नहीं करेगा कि ये साजिशें क्यों होती हैं। ये इन साजिशों के जाल के पीछे हमारी मज़हब के साथ, मैं कहता हूँ मुबैना तौर पे मुनाफकत का नेट होती है, ठीक हो गया ना। इन साजिशों के जाल के पीछे मुबैना तौर पर हमारी मुनाफकत की जाल होती है, जो बुनी होती है, जिन पर ये साजिशों के जाल ऊपर खड़े होते हैं। ये बात ये है, इंतहाई अफसोस के साथ यही सूरत हाल, हम सीखे नहीं हैं।
हमने कहा है ये आधा मुल्क टूट गया, हमने बलूचिस्तान में क्या हुआ अब तक क्या हो रहा है, वज़ीरिस्तान में क्या हुआ अब तक क्या हो रहा है, आप अंदरून सिंध चले जाएं, आप इधर पंजाब में चले जाएं, ओवरऑल सोशल मीडिया का रिएक्शन देख लें। हमने कसम खाई है, हमने सीखना नहीं है FATF में क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे से, लेकिन हमने कसम खाई है हमने सीखना नहीं है। हमने वो मुबैना तौर पर जो है ना हेरा फेरी करनी है, और हमने मैसेज देना है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।